हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में अपना जो टॉपिक चला वो है साइकस। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं साइकस की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि भाई इसको मॉर्फोलॉजी के आकार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, जड़, तना और पत्ती। तो इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हमने इसके मूल की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो अपना जो टॉपिक है भाई वो है पर्ण की आंतरिक संरचना। साइकस में पर्ण की आंतरिक संरचना। तो साइकस के पर्ण की बात करें तो इसको आंतरिक संरचना के आधार पर इसको मतलब पर्ण को, जो साइकस की जो पर्ण होती है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो साइकस की पर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया भाई किसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, विभाजित किया गया है। तो पहला जो भाग होता है वो होता है भाई रेकिस, और जो सेकंड भाग होता है पर्णक। ठीक है। अब बात करते हैं भाई रेकिस क्या होता है, कि जैसे ये क्या होती है पर्ण की संरचना। ठीक है, इससे पत्तियां निकली हुई रहती हैं इस प्रकार। तो ये जो पर्ण की आंतरिक संरचना के अध्ययन के आधार पर मैंने बताया 2 भाग रेकिस और पर्णक। तो ये क्या होती है भाई साइकस पर्ण की संरचना। इसमें जो भाग देखते हैं, जो मध्य जो भाग होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेकिस भाग भाई। ठीक है, बीच में हमने ये वाला जो भाग बनाया है, ये भाग क्या होता है रेकिस भाग होता है। और इसके जो साइड में जो पत्तियां लगी रहती हैं छोटी, इनको हम बोलते हैं पर्णक। ठीक है, रेकिस और जो पर्णक होते हैं आपस में दोनों संयुक्त रूप से कंप्लीट क्या कहलाते हैं, ये पर्ण कहलाते हैं। ठीक है, रेकिस और पर्णक मिलकर फिर किसका निर्माण करते हैं भाई, पर्ण का निर्माण करते हैं। तो इसको 2 भाग बताए भाई रेकिस और पर्णक। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जो रेकिस भाग होता है, पत्ती का जो रेकिस भाग होता है, इसकी आंतरिक संरचना की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जो डायग्राम है ये क्या है भाई, रेकिस की अनुप्रस्थ काट। रेकिस की अनुप्रस्थ काट। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेकिस की आंतरिक संरचना। तो रेकिस की आंतरिक संरचना में भिन्न भिन्न भाग दिखाई देते हैं। जैसे डायग्राम में दे रखा है कि भाई जो सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, बाह्य त्वचा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो पाया जाता है जो बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है हाइपोडर्मिस, इसको हम बोलते हैं अधस त्वचा भाग होता है। और उसके जो नीचे के भाग जो पाया जाता है वो होता है भरण उत्तक भाग होता है। और सबसे आंतरिक जो भाग होता है उसमें क्या होता है, इसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसको रेकिस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई। तो रेकिस में पाए जाने वाले उत्तक निम्न है। रेकिस भाग में पाए जाने वाले उत्तक निम्न होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग होता है क्या होता है भाई, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस भी कहते हैं। जो दूसरा भाग जो होता है बाह्य त्वचा के जो नीचे हमने बताया क्या होता है, सेकंड जो भाग होता है अधस त्वचा। अधस त्वचा, या इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं भाई, हाइपोडर्मिस। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, जो थर्ड जो भाग होता है भरण उत्तक, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। थर्ड भाग होता है इसका भरण उत्तक,
या इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और जो चौथा भाग होता है वो क्या होता है, संवहन पूल। ठीक है, संवहन पूल, जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार रेकिस में जो उत्तक पाए थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, ठीक है, भरण उत्तक और संवहन पुल। तो इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हाइपोडर्मिस, वो सॉरी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग है इसका बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। तो डायग्राम में देखते हैं कि भाई जो एपिडर्मिस, एक तो बाह्य त्वचा नाम से बाह्य त्वचा मतलब सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, बाह्य त्वचा कहाँ होती है, सबसे बाहरी भाग होता है इसका। और ये कैसे होता है, एक कल कोशिकीय परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये कैसे होती है, सिंगल लेयर के रूप में एक कोशिकीय परत होती है। इसके ऊपर जो हमने लाइन सी दर्शा रखी है, तो इसका जो बाह्य त्वचा होता है इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल पदार्थ का आवरण पाया जाता है बाह्य त्वचा के ऊपर। और जो बाह्य त्वचा होती है इसके मध्य भाग में मतलब कई जगह क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र का जो निर्माण होता है किससे होता है भाई, द्वार कोशिकाओं से होता है। तो जो रंध्र होते हैं इसमें 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, गार्ड सेल होती हैं। और इन गार्ड सेल्स के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसका निर्माण करते हैं, रंध्र का निर्माण करते हैं। तो यदि इसकी बाह्य त्वचा, तो बाह्य त्वचा के बारे में लिखेंगे कि ये है मोटी क्यूटिकल, बाहर की ओर इसके ऊपर क्या पाया था, क्यूटिकल का आवरण। तो यह है मोटी क्यूटिकल से ढकी हुई, से ढकी हुई। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र जो कैसे होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। तो बाहरी धसे हुए रंध्र, ठीक है, युक्त एकल स्तरीय रंध्र युक्त एकल स्तरीय परत होती है। ठीक है भाई, कैसी होती है, सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है, एकल स्तरीय होती है। ठीक है, प्रत्येक रंध्र, इसमें प्रत्येक रंध्र में भाई कितनी द्वार कोशिकाएं बताई थी, 2 द्वार कोशिकाएं। तो प्रत्येक रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं या जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, 2 द्वार कोशिकाओं व सहायक कोशिकाएं कितनी होती है, 2, व 2 सहायक कोशिकाओं युक्त होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई बाह्य त्वचा। इसका जो सेकंड जो भाग होता है अधस त्वचा होता है भाई, अधस त्वचा या जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस की बात करते हैं कि हाइपोडर्मिस कहाँ पाया जाता है भाई, ये बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का जो पूरा भाग होता है बाह्य त्वचा से नीचे तक और ग्राउंड टिश्यू के ऊपर तक का जो भाग होता है पूरा क्या कहलाता है, अधस त्वचा कहलाता है। यह मल्टीलेयर होता है, मतलब अनेक परतों का बना होता है। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 मतलब अनेक परतों का बना होता है। तो जो हाइपोडर्मिस होता है इसमें भी 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं क्लोरेनकाइमा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाई हरित उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वाली जो हमने जो लंबी जो कोशिकाएं बना रखी है ये क्या होती हैं, हरित उत्तक होते हैं। और इनकी लेयर की बात करें मतलब इनके स्तर की बात करें तो ये 2 से 3 स्तर का पाया जाता है हरित उत्तक। इसमें जो दूसरा जो भाग होता है स्क्लोरेनकाइमा होता है या होता है दृढ़ोत्तक होता है। ठीक है, सेकंड भाग क्या होता है भाई, स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक। ये भी लगभग 4 से 5 लेयर का होता है। तो इस कारण जो हाइपोडर्मिस होती है क्या होती है, मल्टी लेयर होती है, मतलब बहुस्तरीय परत होती है। तो हाइपोडर्मिस में हम लिखेंगे कि यह है बाह्य त्वचा के नीचे, यह है बाह्य त्वचा के नीचे स्थित
बहुपरतीय भाग है, मतलब अनेक परतों का बना होता है, बहुपरतीय भाग है। इसमें बाहर की ओर हरित ऊतक, इसमें बाहर की ओर क्या पाया था भाई, क्लोरीन काइमा हरित ऊतक, बाहर की ओर हरित ऊतक। ठीक है, ये कितनी होती है, लगभग 2 से 3 परत का। और इसका आंतरिक भाग मतलब अंदर का भाग दृढ़ोतक या इसको हम बोलते हैं स्क्लेरन काइमा होता है, और ये लगभग 3 से 5 परत का होता है। ठीक है भाई, ये वाला भाग क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। उसके बाद जो थर्ड जो भाग होता है भरण ऊतक होता है। भरण ऊतक कहाँ पाया जाता है भाई, ये हाइपोडर्मिस से जो नीचे का ये वाला जो कंप्लीट जो भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है, भरण ऊतक कहलाता है। और इस भरण ऊतक में कैसी की जो कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती है, मृदुत की कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन की क्षमता पाई थी। और इनके मध्य में मतलब ये जो भरण ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाओं के मध्य में क्या पाई थी भाई, श्लेष्म में नलिकाएं पाई जाती हैं। तो थर्ड भाग हो गया अपना भरण ऊतक, भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। इसमें हम लिखेंगे कि भाई मृदुत्कीय भाग में, मतलब ये कैसा होता है, मृदुत्कीय भाग होता है। तो मृदुत्कीय भाग में, ठीक है, यह श्लेष्म नलिका युक्त होता है, यह श्लेष्म नलिका युक्त होता है। ठीक है भाई, 3 भाग हो गए अपने, बाह्य त्वचा, अधस त्वचा और भरण ऊतक। जो चौथा जो भाग होता है संवहन पूल भाग होता है। चौथा जो भाग है संवहन पूल, संवहन पूल। तो ये जो संवहन पूल होता है कहाँ होता है, ये भरण ऊतक भाग में ही दसा हुआ पाया जाता है। भरण ऊतक में ये कंप्लीट क्या हो गया, भरण ऊतक, तो इसी में क्या होता है, दसा हुआ पाया जाता है। और ये भाई ओमेगा कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये इसमें जो संवहन पूल पाए जाते हैं उल्टे ओमेगा के आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन पूल इसमें कैसे पाए जाते हैं, उल्टे ओमेगा के जैसे पाए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ये भरण ऊतक में, ये भरण ऊतक में उल्टे ओमेगा आकृति रूप में, आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब जो पूल होता है इसके चारों तरफ, ये कंप्लीट क्या हो गया, पूल हो गया। पूल में क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक, मतलब संवहन पूल का मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे, संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये चारों तरफ वलय के रूप में घिरा हुआ रहता है, किसके द्वारा, पूल आच्छद के द्वारा ये घिरा हुआ रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक पूल, प्रत्येक पूल चारों तरफ, प्रत्येक पूल के चारों तरफ दृढ़ोत्कीय पूलाच्छद पाया जाता है। दृढ़ोत्कीय पूलाच्छद पाया जाता है। इसमें जो संवहन पूल होता है वो भाई संयुक्त पाया जाता है। संवहन पूल संयुक्त, समपार्श्विक वे ओपन मतलब वर्धी प्रकार के, ओपन प्रकार के मिलते हैं। संवहन पूल में, संवहन पूल में जाइलम अपकेंद्री व अभिकेंद्री प्रकार का मिलता है, व अभिकेंद्री प्रकार का
पाया जाता है। ठीक है, ऐसा जाइलम द्विआदिदारुक प्रकार का होता है। द्विआदिदारुक प्रकार का होता है। तो इसमें हमने बताया कि जो संवहन पुल होता है इसमें जाइलम अपकेंद्री व अभिकेंद्री प्रकार का होता है। तो ये संवहन पुल वाला कंप्लीट भाग हो गया। ये जो बीच में जो मध्य भाग में होती है एधा होती है, और एधा के विभाजन से ही जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। तो हम जाइलम की बात कर रहे हैं, तो ये जो जाइलम होता है इसमें दो प्रकार का होता है। ये वाला जो जाइलम होता है कौन सा होता है भाई, हमने कहा है कि इसमें अपकेंद्री प्रकार का होता है। ये वाला कौन सा होता है, अपकेंद्री प्रकार का। और जैसे हमने डबल में डॉटेड में जो दर्शा रखा है ये कौन सा होता है, अभिकेंद्री प्रकार का जाइलम होता है। तो इसमें जाइलम दो प्रकार का, कौन सा, अपकेंद्री और अभिकेंद्री प्रकार का। और ऐसा जाइलम क्या कहलाता है भाई, द्विआदिदारुक प्रकार का जाइलम कहलाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई। तो ये था अपना पर्ण की आंतरिक संरचना में पहला भाग, रेकिस की आंतरिक संरचना।